आज महात्मा गांधी की 151वीं जन्म जयंती और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जन्म जयंती पर मैं दोनों ही महापुरुषों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, अपने श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज एक विकट परिस्थिति में पूरा विश्व है, दुनिया स्तब्ध है और ठहरी हुई है। एक ऐसी अप्रत्याशित बीमारी, अभूतपूर्व बीमारी, जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि पूरी दुनिया एक साथ ठहरने के लिए मजबूर हो जाए। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को रुककर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि इस प्रकार, इस तरह से हमें रुक जाना पड़ा। आज की स्थिति ये है कि प्रकृति मुस्कुरा रही है लेकिन मनुष्य सदमे में है। प्रकृति अपने आप को दुरुस्त कर रही है किंतु मनुष्य यह समझ नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से इस आपदा से बाहर निकला जाए। 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई दवा नहीं है, कोई टीका नहीं है, केवल आश्वासन है और न जाने ये आश्वासन कब पूरा होगा और कब दुनिया की जो रेल है वो पटरी पर दौड़ेगी, इसका कोई भी अंदाज हम अभी नहीं लगा सकते हैं। मनुष्य जिस विपदा में है उससे अपने आप को मुक्त कैसे करें? आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने अभी तक इस विषय में हमें कुछ भी नहीं दिया है और यदि व्हाट्सएप मैसेजेस ये जो संदेश आते हैं उन पर यदि कोई शोध किया जाए तो उस शोध के अध्ययन के परिणाम स्वरूप हमें यह ज्ञात होगा कि इन 6 महीनों में जितने व्हाट्सएप मैसेजेस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, घरेलू उपाय और प्रकृति के विभिन्न सिद्धांतों के पालन करने के बारे में आए हैं, संभवतः पिछले कई वर्षों में कभी भी नहीं आए। प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से दिन में 4-5 ऐसे मैसेज जरूर पढ़ता है जिसमें इस बात की सलाह रहती है कि आप इस तरह से हाइड्रोथेरेपी कीजिए या आप इस तरह से जड़ी बूटियों का प्रयोग कीजिए, आप व्यायाम कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप खुली हवा में आप भ्रमण करें। न जाने कितने कितने ज्ञान से अभी हम लबालब हो रहे हैं। वस्तुतः हकीकत यही है कि यदि इस प्रकार की बीमारी से हमें ऊपर उठना है तो हमें अपने भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को पुनः उत्पन्न करना होगा और उस विश्वास को पुनः पैदा करना होगा कि मनुष्य केवल अपने ही बूते पर किसी बाहरी कृत्रिम उपाय से नहीं वरन अपने आत्मबल से ही इस विपदा से मुक्त हो सकता है। और यहीं पर महात्मा गांधी पुनः प्रासंगिक हो जाते हैं। जब जब भी विपदा आती है, जब जब भी कोई संकट उत्पन्न होता है, तब तक हम गांधी को याद करते हैं, पन्ने पलटते हैं, उनके सिद्धांतों को देखते हैं और हमें लगता है कि गांधी कितने नवीन थे, कितने प्रासंगिक रहे होंगे वो उस समय जब उन्होंने आज से 100 साल पहले जब कोई बात कही, आज वो बिल्कुल सटीक है। और आज के इसी संदर्भ में मैंने जिस विषय का चयन किया है वो है महात्मा गांधी के स्वास्थ्य संबंधी विचार। महात्मा गांधी की जो स्वास्थ्य की अवधारणा है वो बहुत व्यापक है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ में ही, जब वो मात्र 20 वर्ष के थे और जब वो कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए 1888 में, तभी से उनके स्वास्थ्य संबंधी शोध और स्वास्थ्य संबंधी प्रयोगों का प्रारंभ हो जाता है।
और वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। महात्मा गांधी ने जितना सक्रिय और जितना तूफानी जीवन जिया, संभवतः समकालीन महापुरुषों में से कोई भी एक ऐसा नहीं रहा होगा जिसके जीवन में इतने तूफानी थपेड़ों वाले वर्ष रहे होंगे, किंतु फिर भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य के मूलभूत सिद्धांतों में से एक भी सिद्धांत का कभी उल्लंघन नहीं किया। चाहे तो वो उनके आहार का प्रश्न हो, चाहे उनके विहार का प्रश्न हो, चाहे उनके चिकित्सा का प्रश्न हो, प्रत्येक क्षेत्र में स्वास्थ्य की उस विधा को अपनाने के लिए वो हमेशा दृढ़ संकल्पित रहे, जिसको कि वे स्वयं सत्य के रूप में स्वीकार करते थे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में, वैसे तो प्रत्येक उनके द्वारा कही गई प्रत्येक बात में ही यह बात लागू होती है, किंतु यहाँ अभी हम स्वास्थ्य के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जो भी कहा, जो भी लिखा, वो उनके स्वयं के अनुभव का परिणाम था। उन्होंने जो भी प्रयोग किए, प्रयोगों के परिणाम स्वरूप जो भी उनके अनुभव रहे, उन अनुभवों के निचोड़ के रूप में उन्होंने ऑथेंटिक रूप से, बहुत प्रामाणिक रूप से अपनी बात कही और उसको लोगों को स्वीकार करना पड़ा। अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो चर्चा है वो उन्होंने 1906 में एक पुस्तक लिखी थी, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, गाइड टू हेल्थ या स्वास्थ्य आरोग्य निर्देशिका। यह पुस्तक उन्होंने बहुत ही सामान्य सी थी और बहुत सारे उनके इंडियन ओपिनियन के लिखे गए उनके जो आलेख थे, उन आलेखों का संग्रह था, थोड़ा बहुत बदलाव करके। और यह पुस्तक महात्मा गांधी खुद बाद की अपनी एक पुस्तक जिसका मैं अभी जिक्र करूंगी, उसकी भूमिका में वो कहते हैं कि यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई जबकि यह बिना किसी तैयारी के लिखी गई थी। उनके सभी पुस्तकों को पीछे छोड़ते हुए इसने लोकप्रियता के नए पैमाने तय किए और महात्मा गांधी समझ नहीं पाए कि इसका कारण क्या है। ये छोटी सी पुस्तिका जो बहुत ही कैजुअली उन्होंने लिख दी थी, ये क्यों इतनी लोकप्रिय हुई। फिर इसी का उत्तर देते हुए वो स्वयं कहते हैं कि संभवतः ये इसलिए लोकप्रिय हुई क्योंकि इसमें उन्होंने स्वास्थ्य के बिल्कुल उस नवीन दृष्टिकोण से प्रकाश डाला था जिस पर संभवतः न तो कोई भारत के परंपरागत चिकित्सकों ने और न ही आधुनिक चिकित्सकों ने उस पर कोई प्रकाश डाला था। बिल्कुल चिकित्सा क्षेत्र से अलग एक स्वास्थ्य पर एक नए दृष्टिकोण से वो विचार करते हैं। बाद में जब वो अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में थे, 1942 में अपने मृत्यु से ठीक 6 वर्ष पूर्व, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें नजरबंद रखा जाता है आगा खां महल यरवदा में, और उन 2 वर्षों का उपयोग वो अध्ययन और लेखन के लिए करते हैं, तब उनसे पुनः आग्रह किया जाता है कि आप स्वास्थ्य के बारे में कुछ लिखिए और अपने जीवन भर के उनके जो अनुभव थे उनका निचोड़, उनका सार उन्होंने जिस पुस्तक में दिया वो है आरोग्य कुंजी या की टू हेल्थ। या आरोग्य कुंजी या की टू हेल्थ है, ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है इंटरनेट पर, आप सभी इसका अध्ययन कर सकते हैं। बहुत छोटी सी 40 पृष्ठ की ये पुस्तक है और ये वास्तव में ये स्वास्थ्य की कुंजी है। इस पुस्तक को पढ़ करके ऐसे लगता है कि स्वयं स्वास्थ्य के देवता ने साकार रूप ग्रहण कर लिया है। वास्तव में जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य का चित्रण शब्दों में जितना सुंदर गांधी ने किया है उसका अन्यत्र कहीं मिलना दुर्लभ है। तो स्वास्थ्य की अपनी चर्चा वे स्वास्थ्य की परिभाषा से करते हैं और बहुत सरल सी परिभाषा देते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ है तंदुरुस्त शरीर या बॉडी एट ईज। फिर वो आगे कहते हैं कि तंदुरुस्त शरीर अर्थात व्याधि मुक्त शरीर, बॉडी विदाउट डिजीज। जब शरीर को व्याधियां घेर नहीं पाती, शरीर आराम से 10-15 किलोमीटर दिन में जब चलने की ताकत रखे, उतनी क्षमता रखे और फिर भी थकान का अनुभव न हो, हम जो खाते हैं वो पूरी तरह से हमारा शरीर पचा सके और आराम से जिंदगी बिना थके चलती रहे, सामान्य परिभाषा ये स्वास्थ्य की है। और इस परिभाषा की व्याख्या में वो स्वास्थ्य के 5 आयामों को सम्मिलित करते हैं, जिनका संक्षेप में अभी मैं आपके सामने उल्लेख करूंगी। स्वास्थ्य के 3 आयाम तो मूल आयाम है, चौथा आयाम भी स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वीकार किया जा सकता है,
किंतु पांचवा आयाम महात्मा गांधी की स्वयं की अपनी खोज, अपने अनुभव और अपना नयापन उसमें छिपा हुआ है। तो ये 3 आयाम है, आहार, विहार और चिकित्सा। अर्थात मनुष्य क्या खाए, उसको खाने के पश्चात उसको पचाने के लिए क्या करे, या अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करे, और यदि शरीर व्याधि युक्त हो जाए, बीमारी युक्त हो जाए, तो बीमारी से कैसे बचा जाए। तो आहार संबंधी प्रश्न पर उनका जो प्रयोग है वो इंग्लैंड में प्रारंभ होते हैं, और यह भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि स्वास्थ्य, हम कह सकते हैं, उन्हें उनकी मां ने वरदान स्वरूप दिया था। हम सब जानते हैं जब वो विलायत जा रहे थे उससे पूर्व जो उन्होंने 3 प्रतिज्ञा की थी मां के सामने कि मैं मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा, मैं मद्यपान नहीं करूंगा और पर स्त्री गमन से दूर रहूंगा। यह जो 3 प्रतिज्ञाएं हैं, इन प्रतिज्ञाओं में से पहली प्रतिज्ञा से सामना तो तुरंत होना ही था, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो पूर्णतः मांसाहारी है, और वहां पर उस समय, आज तो फिर भी बहुत सारे शाकाहारी लोग वहां रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज से लगभग 125 वर्ष पहले इस तरह का शाकाहार का बहुत सहज प्रबंध वहां पर होना बहुत मुश्किल था। और वो जिस अंग्रेज दंपति के यहाँ पर पहली बार किराए के मकान में रहे, तो एक बड़ी विकट समस्या हो गई उस दंपति के लिए कि वो शाकाहार में उनके लिए क्या प्रबंध करे। वो कुछ जानता नहीं है, वो कुछ, उसके पास कोई प्रबंध नहीं है, वो क्या करे। वो बहुत बहुत अपने पुत्रवत उनको ये समझाते हैं कि इंग्लैंड में मांसाहार के बिना काम चलने वाला नहीं है, अपना जिद छोड़ो। तुम्हारी माँ नासमझ थी, उन्होंने उन परिस्थितियों के लिए कहा लेकिन बोला नहीं। बेटे ने कहा कि माँ की सम्मुख ली गई प्रतिज्ञा ही मेरा प्रथम धर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए। व्यक्तिशय मैंने, फिर वो बताते हैं कि व्यक्तिशय मैंने मांसाहार किया है, बचपन में मेरे माता पिता को पता भी नहीं है, मैंने मांसाहार किया है, लेकिन अब प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण मैं मांसाहार नहीं दे सकता। यह प्रतिज्ञा उन्हें मोहनदास से महात्मा तक की यात्रा करवाती है, और प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण फिर वो बहुत बेस्वाद कई महीनों तक ओटमील की बनी हुई लापसी, जिसमें केवल वो ओटमील और उबला पानी के अलावा कुछ नहीं होता था, भूख उनकी खत्म हो जाती है। आत्मकथा में वो विस्तार से वर्णन करता है। और धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती है कि क्या किया जाए, तो शाकाहार और अन्नाहार से संबंधित जो भी पुस्तकें उनको मिली, उन पुस्तकों को पढ़ डाला। उसमें अन्नाहार के बारे में कई वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन पढ़ा, तो उन्हें श्रद्धा हुई कि मैं जिस रास्ते पर हूं वो रास्ता ठीक है। लेकिन अन्नाहार की प्रतिज्ञा और पेट की भूख, ये दोनों साथ साथ कैसे चले। तो जिस रेस्टोरेंट में, फिर एक रेस्टोरेंट मिला, वहां पर शाकाहारियों का एक क्लब भी उन्होंने बनाया और शाकाहारियों के बहुत भाषण वगैरह भी करवाए। इस तरह का उनका पूरा प्रयोग चले। लेकिन वो जिस रेस्टोरेंट में जाते थे वो बहुत महंगा था, तो उससे बचने के लिए और अपने कार्यस्थल तक जाने के लिए उनको बहुत इकोनॉमिकल भी होना था। मितव्ययता कैसे करें, तो उन्होंने अपने कार्यस्थल के निकट ही एक कमरा किराए पर ले लिया और स्वतंत्र रूप से अपना भोजन बनाने लगे। तब उन्होंने स्वास्थ्यवर्धक भोजन कैसे बनाए, इस पर बहुत शोध किया, बहुत अध्ययन किया, और इस तरह से अपने खर्चे में बहुत कटौती कर ली। और जो खाना उनको पहले बहुत बेस्वाद प्रतीत होता था, उसमें उन्हें स्वाद आने लगा। शुद्ध सात्विक भोजन की कला को वो लगभग यहाँ पर सीख चुके थे। और साथ ही एक और दिशा में प्रगति हुई कि क्योंकि उनको अपने खर्चों में कटौती करनी थी, तो यहाँ से वो कार्यस्थल तक, इस घर से वो पैदल जाते हैं और लगभग 10-12 मील की यात्रा जो है वो प्रतिदिन भ्रमण के माध्यम से वो तय करते हैं। तो आवागमन का खर्चा भी बचाया। ये दोनों खर्चे बचते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी आहार और विहार या व्यायाम, ये दो जो स्वास्थ्य की बड़ी भूमिकाएं इनमें छिपी हुई हैं, ये दोनों का प्रारंभ स्थायी रूप से प्रारंभ हो गया। शाकाहार के बारे में महात्मा गांधी ने अपनी की टू हेल्थ में ये लिखा है कि शाकाहार का अर्थ है
कि शुद्ध सात्विक, मोटा अनाज, चोकर युक्त अनाज, उबली हुई सब्जियां, फल, दालें और मसालों का बिल्कुल निषेध। और साथ ही शाकाहार में उन्होंने यद्यपि दूध को स्वीकार नहीं किया था, किंतु उन्होंने कहा कि जब तक कोई हमें और ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता है तब तक दूध और उससे बने सभी पदार्थ, घी है, मक्खन है, दही है और पनीर है, इनका प्रयोग हमें जरूरी है। और शाकाहार के बारे में वो एक आहार, शाकाहार ही नहीं, आहार के बारे में वो कहते हैं कि आहार ग्रहण करना और आहार का त्याग करना अर्थात उपवास, वो भी आहार की एक बहुत महत्वपूर्ण अनिवार्य आवश्यकता है। तो आप सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार उपवास करें। और उपवास के बारे में तो महात्मा गांधी के उपवास बड़े प्रसिद्ध हैं। अपने जीवन में उन्होंने 17 उपवास, बड़े बड़े उपवास किए, जिनमें से सबसे बड़ा जो उपवास है वो 21 दिन का उपवास रहा। तो इस तरह से आहार संबंधी जो उनकी मान्यताएं हैं वो शाकाहार से, अन्नाहार से जुड़ी हुई थी। दूसरा आयाम है विहार या व्यायाम। जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर की मांसपेशियों को दुरुस्त रखने के लिए और भोजन हमारा ठीक से उसका पाचन हो सके, इसलिए जरूरी है कि मनुष्य कुछ न कुछ रूप में किसी भी प्रकार से मेहनत करे, परिश्रम करे। जिनका कार्य शारीरिक परिश्रम का नहीं है वे प्रातःकालीन और सायंकालीन भ्रमण करें, और जो भ्रमण नहीं कर सकते हैं वो व्यायाम करें। तो इन सभी का समान महत्व महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में बताया। किंतु गांधी स्वयं जिस रास्ते पर चले वो था भ्रमण, और पैदल चलने की उनकी जो बाद में जो कैलकुलेशन हुई तो बहुत आश्चर्य होता है कि 1914 से 1948 तक के उनका जो पूरा पैदल चलने का जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि वो प्रतिदिन 18 किलोमीटर चलते थे और मृत्यु पर्यंत वो लगभग 79,000 किलोमीटर चले, जो पृथ्वी की 2 बार परिक्रमा करने के बराबर है। और यदि इस पीरियड से पहले का पीरियड यदि हम देख लें, जब 1988 से लेकर के 1914 तक वो पहले इंग्लैंड में रहे, फिर दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहां भी नियमित पैदल चलने का क्रम उनका जारी था। तो इस तरह से पृथ्वी की लगभग 4 बार परिक्रमा कर ली जाए, उतना वो प्रातःकालीन और सायंकालीन भ्रमण किया करते थे। तो रोमा रोला, जो कि एक बहुत बड़े फ्रेंच लेखक थे और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और महात्मा गांधी के साथ उनका नियमित पत्र व्यवहार चलता था। तो उन्होंने उनके इसी चलने की आदत पर ये कहा था कि ये दुबला पतला आदमी ये कभी थकता नहीं है, थकान इनके शब्दकोश में नहीं है। क्या कारण है? तो गांधी ने एक ही उत्तर दिया, वो कहते हैं कि चलना, और चरह रहती ये जीवन का मंत्र होना चाहिए। उनकी जो पैदल जो यात्रा है उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम सब जानते हैं दांडी मार्च। जब वो उन्होंने 60 वर्ष की उम्र से अधिक की उम्र में आ गए थे, तब उन्होंने प्रसिद्ध दांडी यात्रा की और नमक का कानून तोड़ा था, और इसमें वो 386 किलोमीटर 24 दिन में चल करके साबरमती से दांडी पहुंचे, और इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में जड़ें हिला दी थी। ये जो विहार का पक्ष है या जो व्यायाम का पक्ष है, यह शरीर के चलायमान रखने के लिए, शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरी जो अवधारणा है स्वास्थ्य की, तीसरा आयाम है, वो है चिकित्सा। और जब चिकित्सा की बात करते हैं, शरीर को यदि व्याधि घेर ले तो उससे कैसे मुक्त रहा जाए, तो हिंद स्वराज में वो सीधा सीधा आक्षेप करते हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर। वो कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आज के अस्पताल पाप की जड़ हैं, और उन्होंने हमें लाभ की बजाय हमारी हानि की है। क्यों? क्योंकि होता क्या है आधुनिक चिकित्सा पद्धति में, वो उदाहरण देते हैं, उन्हीं का उदाहरण है कि मान लिया कि मैंने अधिक खाया तो मुझे बदहजमी हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी और मैं ठीक हो गया। तो मुझे बड़ा आसान लगा, अगले दिन फिर मैं अधिक खा लूंगा तो चिंता नहीं है, मेरे पास दवाई है, मैं दवाई ले लूंगा। तो इस तरह से वो हमारी व्याधि को दूर करने की बजाय भीतर ही भीतर हमारी व्याधि को बढ़ाने का कार्य कर रही है वो दवा।
इसके स्थान पर यदि हमारे सामने दवा नहीं होती, अधिक खाने के परिणाम स्वरूप जो मुझे तकलीफ होती, जो पीड़ा होती, वो पीड़ा मुझे हमेशा के लिए अधिक खाने से रोक करके मुझे संतुलित खाने की तरफ आगे बढ़ा सकती थी। इसी तरह से आधुनिक चिकित्सा के प्रयोगों में न जाने लाखों करोड़ों जो है वो जीवित प्राणियों को मारा जाता है, उनका वध किया जाता है दवाएं बनाने के लिए, विभिन्न प्रयोग किए जाए। तो ये बहुत अनैतिक कार्य है सारा का सारा। फिर डॉक्टर को ही वो ये कहते हैं कि सेवा के लिए कोई डॉक्टर नहीं बनता, इस व्यवसाय में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, सबसे ज्यादा रुतबा है, इसलिए डॉक्टर बनते हैं। तो इस पूरी अवधारणा को वो खारिज करते हैं और चिकित्सा की अपनी नई अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि पंचभूतों से बना हुआ हमारा ये जो शरीर है, उसका इलाज भी पंचभूत ही करेंगे। अर्थात मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, ये शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए काफी है। कहीं न कहीं इन पांचों का असंतुलन शरीर में उत्पन्न हुआ है, उस असंतुलन को दूर इन्हीं 5 तत्वों से किया जा सकता है। तो अपनी पुस्तक में वो विस्तार से इन 5 के बारे में प्रयोग करते हैं और जिंदगी भर वो इसमें स्वयं के ऊपर, अपने परिवार में अपने बच्चों के ऊपर और अपने मिलने वालों के ऊपर वो निरंतर प्रयोग करते रहे और अपने प्रयोगों के बारे में बड़े आश्वस्त थे। एक बार ऐसा हुआ, आत्मकथा में लिखते हैं कि उनके बेटे को टाइफाइड हो गया। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो पूरी तरह से घबरा के वो कुछ भी कर सकता था। उन्होंने धीरज रखा और अपनी जो है मिट्टी की चिकित्सा को वो लगातार करते रहे और 42 दिन के बाद वो ठीक हुआ। बच्चा भी पिता में बहुत श्रद्धा रख करके उसने वो इलाज करवाया। वो कहते हैं कि मेरा वो बेटा बाकी 4 बेटों में सर्वाधिक बलवान और सर्वाधिक आत्मविश्वासी बना आगे जाकर के। तो प्राकृतिक चिकित्सा आज कोरोना के काल में हम देख ही रहे हैं कि कहीं न कहीं इसकी उपयोगिता जो है वो बिल्कुल निर्विवाद है। अगला जो आयाम है वो है स्वच्छता। स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता तो जरूरी है ही है, किंतु महात्मा गांधी ने अधिक ध्यान दिया स्वच्छता की सामाजिक दशाओं पर। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने वहां रहने वाले जो गरीब मजदूर, जिनको गिरमिटिया कहा जाता था, गिरमिटियों के जो मोहल्लों में वो जाकर के देखा तो वो दंग रह गए। इतनी ऐसी स्वास्थ्य दशाएं, इतनी गंदगी, वहां कोई कैसे रह सकता है। उन्होंने साफ वो भेद महसूस किया जो नगर पालिका के अधिकारी आकर के अंग्रेज कॉलोनियों में जाकर के सफाई करते थे और वहां पर वो बिल्कुल तनिक ध्यान नहीं देते थे। तो उन्होंने वहां जाते ही नेटाल की जो धारा सभा है, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको एक खुला और लंबा पत्र लिखा और उस भेदभाव की भर्त्सना की कि ये जो नगर पालिका है ये भारतीयों के मोहल्ले में जो है अपने कर्मचारियों को नहीं भेजती है, वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान नहीं रखती है और यही कारण है कि यहाँ बार बार प्लेग फैलता है और सबसे ज्यादा भारतीयों की मृत्यु होती है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से ये गोरी सरकार है। साथ ही उन्होंने भारतीयों को भी कहा कि आप स्वच्छ नहीं रहेंगे तो आपको इसी प्रकार से बहिष्कृत रखा जाएगा। तो उन्होंने स्वास्थ्य की बड़ी चेतना दक्षिण अफ्रीका में जागृत करी और जब वो उसी दौरान दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जब वो भारत आए तो वो देखते हैं कि राजकोट में प्लेग फैल गया था। बॉम्बे में प्लेग फैलने के बाद राजकोट की घरों को देखते हैं तो शौचालयों की बहुत बदतम स्थिति में कैसे लोग रहते हैं। न केवल गरीब वरन अमीरों के घरों की स्थिति उस समय ये थी कि वो कहते कि मुझे लगता था कि नारकीय जीवन जी रहे हैं, ये किस तरह से रहते हैं। फिर आत्मकथा में एक चित्रण करते हैं वो कि जब वो उन्होंने पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस का जो है वो वार्षिक अधिवेशन जो कलकत्ता में होने वाला था वो अटेंड किया और उन्होंने देखा कि जो कार्यकर्ता जहां रुके हुए थे वहां की स्थिति कि वहां पे सैकड़ों कार्यकर्ता, 6-7 शौचालय और पूरी तरह से गंदगी से डटे हुए और जो कार्यकर्ता थे वो वरंडों में निवृत्त हो रहे थे। और महात्मा गांधी कहते हैं कि बड़े नेता थे लेकिन नेताओं का ध्यान ही नहीं था कि इस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन। महात्मा गांधी ने खुद ने उन शौचालयों की वहां सफाई की, उन वरंडों की सफाई की और एक सार्वजनिक चेतना का पहली बार उसमें जागरण किया। वो ट्रेन की, भारतीय रेलों की हालत बताते हैं कि वो रेलों में सफर करना नरक की यात्रा करने के समान है। वहां भी शौचालयों की वही स्थिति। तो ये जो संपूर्ण दृश्य था
इस दृश्य से उन्होंने पीछा नहीं छुड़ाया। उन्होंने आजीवन भारतीय रेल की तृतीय श्रेणी में यात्रा की, और जब वो यात्रा करते थे तो पहले शौचालय को खुद साफ करते थे। और आज हम देखते हैं कि 1914 में जो महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि स्वरूप जो स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था, वह बिल्कुल उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसका अभियान, ये जो स्वच्छता अभियान उन्हें स्वयं दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से जो सामाजिक दशाएं हैं स्वच्छता की, साथ ही जो है वो स्वच्छ मस्तिष्क, इस पर उन्होंने काफी विचार किया था। और जो आखिरी बात है जिसका कि जिक्र कहीं नहीं आता, वो है प्रार्थना। महात्मा गांधी ने स्वास्थ्य के इस अवधारणा में प्रार्थना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रार्थना अर्थात नाम स्मरण, अर्थात जप, या व्यापक अर्थ में ब्रह्मचर्य। उन्होंने प्रार्थना की व्यापक व्याख्या ब्रह्मचर्य में करी। जब प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से शरीर रोगी हो जाता है और कहीं से शरीर के ठीक होने की जब आशा खत्म हो जाती है, तो बार बार ये जो प्रार्थना है, ये कहीं सकारात्मक शक्ति का संचार करती है कि ईश्वर सब ठीक करेगा, मैं जरूर स्वस्थ रहूंगा। जब प्रतिज्ञा में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो प्रार्थना करिए। और प्रार्थना का जो व्यापक अर्थ लिया ब्रह्मचर्य, और इस ब्रह्मचर्य का जो संकीर्ण अर्थ है वो है वीर रक्षण। इस वीर रक्षण का जो प्रयास है, उस प्रयास को यदि सही तरीके से प्रारंभ किया जाए तो मनुष्य स्वतः ही अपने आप आगे बढ़ते बढ़ते उस स्थान तक पहुंचता है जहां पर वो स्वयं ब्रह्मवत हो जाता है, ब्रह्मा जैसी चर्या, ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्मवत हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य का उनका जो ये पूरा सिद्धांत था, यह सिद्धांत वास्तव में इस पहले के तीनों आहार, विहार, चिकित्सा और स्वच्छता, इन चारों को भी अपने में सम्मिलित कर लेता है। और बहुत सुंदर तरीके से वो अपने इस आरोग्य की कुंजी में वो बताते हैं कि जिन्हें ब्रह्मचर्य के पालन करने की इच्छा है वो कैसे शुरुआत कैसे करें इसके लिए। तो बताते हैं कि विचार, सबसे पहले मनुष्य का विचार आक्रमण करता है प्रवृत्ति की तरफ। विचार के विकार को रोकना होगा और अपने आप को सद्विचारों की तरफ, और सद्विचारों में लगे रहें, इसके लिए अपने आप को निरंतर कार्य की तरफ उन्मुख रखें। और निरंतर कार्य के पश्चात कोई समय ऐसा जरूर होता है कि जब हम खाली रहते हैं, जब हम आइडल रहते हैं, जब थोड़े आलस में होते हैं, तब ये बुरे विचार घेर सकते हैं। तब नाम स्मरण या जप, निरंतर ईश्वर की प्रार्थना करें कि हे ईश्वर मुझे मुक्त रखना। और इस नाम स्मरण के पश्चात धीरे धीरे आपका आहार, आपका विहार सब कुछ सात्विक होता चला जाता है और एक शुद्ध व्यक्तित्व जो है वो स्वास्थ्य की अवधारणा का एक अंतिम परिणाम होता है। तो महात्मा गांधी का ये जो संपूर्ण चिंतन था, जिसके 5 आयाम मेरे हिसाब से ये हैं, इन आयामों के परिणाम स्वरूप इनका अध्ययन करने पर ऐसा लगता है कि स्वयं स्वास्थ्य का देवता जो है वो साकार हो गया है उनके विचारों में, उनकी सोच में, उनके शब्दों में। तो स्वास्थ्य जो कि सामान्यतः महात्मा गांधी के इस तूफानी जीवन में और राजनीतिक उठापटक के दौर में संभवतः जन सामान्य जान ही नहीं पाता कि महात्मा गांधी के स्वास्थ्य के बारे में अवधारणा क्या थी और वो क्या सोचते थे। तो उनका जो स्वास्थ्य है न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य, देश के आर्थिक स्वास्थ्य, देश के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और आगे जाकर के वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य, राष्ट्रों के स्वास्थ्य तक बदल जाता है। और जो एक ओशनिक सर्कल्स की उनकी अवधारणा है कि जो समुद्र का जो वृत्त है उसका एक कोई केंद्र होता है, उसके केंद्र में व्यक्ति का स्वास्थ्य है जो बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व के स्वास्थ्य को अपने में समाहित कर लेता है। और यदि ऐसा हो जाता है तो कोरोना जैसी जो बीमारियां हैं उनके लिए किसी आधुनिक चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज के इस सत्र में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो स्वास्थ्य का जो मंत्र है उसे हम सब अपनाएं और एक सही जीवन शैली को अपनाएं।
पुनः उस महापुरुष को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आदरणीय सावल साहब का मैं हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इस प्रांगण में उपस्थित होकर के आपसे रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।